फुल फ्रीडम, ये आपका गलत हो जाए तो कोई बात, बच्चे हैं, गलतियां करते करते इस सीखते हैं। मैं पानी पी लूं जरूर। शाबाश बेटे। सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम था थॉमसन। इसने हमें एटम के बारे में समझाया कि ये ऐसा होता है, ये वैसा होता है। तो थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल, मतलब एटम का मॉडल कैसा होता है, इसने क्या आइडिया लगाया और इसके मॉडल को हम क्या बोलते हैं। कोई बच्चा है जो मेरे को ये बता सके, सिर्फ उसका नाम नाम बता सके उस मॉडल का। एनीबॉडी बेटे कुछ बोल सके कोई? शायद नहीं बता पा रहे। ध्यान से सुनो बेटे, इसने जो मॉडल दिया उसके अंदर क्या बताया हम बाद में बात करते हैं। पहले इसने उस मॉडल को नाम क्या दिया, इसने उस मॉडल को बोल दिया प्लम पडिंग मॉडल। किसी ने नाम दे दिया उसको वाटर मेलन मॉडल। अब इन दोनों को चीज को याद करो। आप कभी कभी किसी शादी में गए होगे तो आप वहां पर देख, थाली के अंदर चावलों का लगा हुआ है और बीच में कड़ी पत्ता। तो साइंटिस्ट ने बोला कि जितने चावल हैं सारे पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो कड़ी पत्ता है वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करते हैं। और टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इक्वल होता है। जैसे कुछ बच्चों का माइक ऑन है और उनके घरों में काफी सारी आवाजें हैं। अगर किसी के कमरे में काफी सारी आवाजें हैं तो प्लीज वो अपना माइक ऑफ कर दे। तो बेटे इसने क्या बोला देखो, क्या है ध्यान से देखो। ये सारा मान लो चावलों का ढेर लगा हुआ है, राइट? और ये पॉजिटिव और इसने बोला कि पॉजिटिव चार्ज टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, ऐसा इसने बोला। और याद रहे ये जो सेक्शन है ये वाला, ये सारे का सारा पॉजिटिव चार्ज। फिर इससे बोला गया कि आप कोई और एग्जांपल से भी समझा सकते हो। स्क्रीन फोकस। तब उसने बोला हाँ जी, वाटरमेलन के मॉडल से याद करो, आप तरबूज को याद करो। तरबूज का जो अंदर से रेड पोर्शन है वो सारा पॉजिटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है, और तरबूज के काले रंग के जो बीज हैं वो नेगेटिव चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज जो रेड कलर के तरबूज पे होगा और टोटल नेगेटिव चार्ज सारे काले रंग के बीजों के ऊपर जो चार्ज होगा ये आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब एटम एटम एज ए होल, जो पूरे एटम पे चार्ज पूछ ले तो बच्चे कहेगा सर ये दोनों के ऊपर दोनों चार्जेस पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर हैं, इसलिए आपको एटम को कहना पड़ेगा इज न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब नो नेट चार्ज। नो नेट चार्ज का मतलब कभी भी ये नहीं होता जीरो चार्ज। नो नेट चार्ज का मतलब होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है? तो इस तरह से आपको प्लम पडिंग मॉडल सजेस्टेड बाय थॉमसन या वाटरमेलन मॉडल सजेस्टेड बाय थॉमसन आपको समझ आ जाना चाहिए। जिन बच्चों को समझ आ गया प्लीज से यस सर, प्लीज से यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके।
तो अब क्या हुआ, क्या हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया? एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। कोई बच्चा बता सकता है आज की नॉलेज के मुताबिक ये एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड है? एनीबॉडी? सर इट इज रिजेक्टेड। टोटली एंटायरली रिजेक्टेड। ये तो आसपास भी नहीं है लेटेस्ट नॉलेज। एंटायरली रिजेक्टेड। लेकिन हमें बेटे पेपर में बताना पड़ता है व्हाई रिजेक्ट। अब मैं इसका रीजन बताता हूँ बेटे। जब इस मॉडल को बेस बना के उन्होंने, साइंटिस्टों ने हाइड्रोजन के एटम से रिलेटेड प्रोसेसेस को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, तो वो सारी सक्सेसफुली एक्सप्लेन हो गई। लेकिन जैसे उसने हाइड्रोजन से ऊपर जाकर एक्सप्लेन करने की कोशिश करी तो नहीं हुई। पर एक खास चीज होती है स्पेक्ट्रल लाइंस। स्पेक्ट्रल लाइंस की एक मैकेनिज्म है, आगे जाकर मैं आपको समझाऊंगा। स्पेक्ट्रल लाइंस ये एटॉमिक मॉडल ना तो हाइड्रोजन के लिए एक्सप्लेन कर सकता और ना ही हायर एलिमेंट्स के लिए एक्सप्लेन कर सकता, जबकि वो प्रोसेसेस प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करी जाती। अगर ये मॉडल सही होता तो एक्सपेरिमेंटली जो हमने ऑब्जर्व करा है स्पेक्ट्रल लाइंस का ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट करके, तो उसको ये सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर पाता। पर प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल है, वो तो आंखों के सामने हो रहा है। बनी हुई थ्योरी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। इसका मतलब डायरेक्ट ही है कि ये जो मॉडल सजेस्ट करा है इसमें कोई नुक्स है। इट शुड बी रिजेक्टेड। फिर दूसरी बात सुनो। फिर एक साइंटिस्ट था रदरफोर्ड। उस साइंटिस्ट ने यहां पर पतला सा गोल्ड का फॉयल लगाया और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल थ्रो करे। पतला सा गोल्ड फॉयल लगा के अल्फा पार्टिकल्स जब थ्रो करे तो क्या ऑब्जर्वेशन सामने आई? अल्फा पार्टिकल कोई किधर जा रहा है, कितने किधर जा रहे हैं, कितने वापिस आ रहे हैं, उस सारे को स्टडी करा गया। एंड इट वाज नॉट ट्राइड टू नोटिस कि क्या रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को ये मॉडल सक्सेसफुली ऑब्जर्व कर एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। यानी जो भी ऑब्जर्वेशंस एक्सपेरिमेंट से नोट करी गई, क्या उनको सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन के लिए किया जा सकता है बाय मेकिंग दिस मॉडल एज द बेस ऑफ एक्सप्लेनेशन? तो देखा गया ये मॉडल पूरी तरह से फेल हो गया, नहीं एक्सप्लेन कर पाया। पर प्रैक्टिकल तो प्रैक्टिकल है, वो तो सच्चाई है, आंखों के सामने आ रही है। तो क्योंकि ये दो खास प्रैक्टिकल फिनोमिना को नहीं एक्सप्लेन करा कर पाया, उसी के बेसिस पर हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। तो लिखने में हम क्या लिखेंगे? कल को मेरे बच्चे से पूछे कि वाई रिजेक्टेड इट, इट मतलब दिस मॉडल, इट कुड नॉट सेटिस्फैक्टरीली, संतुष्टता पूर्वक, सेटिस्फैक्टरीली एक्सप्लेन। क्या चीज? क्या एक्सप्लेन? पहली चीज स्पेक्ट्रल लाइंस इन हाइड्रोजन, आपको पता लाइटेस्ट एलिमेंट है, एंड हायर एटम्स की स्पेक्ट्रल लाइंस क्यों प्रोड्यूस हो रही है। दूसरी चीज ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाया वाई ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ गोल्ड लीफ अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा बेटे? कंडक्टेड बाय, किसने एक्सपेरिमेंट करा था, कौन सा साइंटिस्ट था? क्या नाम बता सकते? रदरफोर्ड। शाबाश, रदरफोर्ड। देखो, तो फिजिक्स जो है वो एक्सपेरिमेंट से चलती है। जो थ्योरी और एक्सपेरिमेंट दोनों को वेरीफाई करेगी वही आर्टिकल आपके सिलेबस में आएगा। क्योंकि थ्योरी थी, एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हो सका, इसलिए फुल मॉडल रिजेक्ट। इसलिए फिजिक्स को रियल साइंस को। उम्मीद करता हूं पहला लर्निंग पॉइंट आपको ओवरऑल समझ आ गया। अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय थॉमसन मॉडल,
व्हाई इट वाज रिजेक्टेड। अगर ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, उम्मीद है आप लिख पाओगे। अगर यस, तो बेटे आप कोई भी मेरे को स्माइली का सिंबल छोड़ सकते हो स्क्रीन के ऊपर, अगर आपको वाकई समझ आ गया। शाबाश, आप सभी को आता है कैसे स्माइली का सिंबल छोड़ते हैं। वेरी गुड। या थम्स अप का सिंबल छोड़, बहुत अच्छे। अब हम इसको स्टोर कर लेते हैं ताकि रिवाइज करना पड़े तो कर सकते। शाबाश। अब हमें जाना है एडवांस मॉडल पे। एक बाद में एक साइंटिस्ट आया जिसका नाम था रदरफोर्ड। वो कहता है छोड़ो छोड़ो थॉमसन के मॉडल को, आप मेरा मॉडल स्टडी करो, मैं आपको बताता हूँ एटम का मॉडल कैसे होता है। हमने कहा जी आप बता दो। ही सेड, तो आर्टिकल का क्या नाम बना बेटे? रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल। देखो बच्चे अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, बच्चे देखो लेट पता नहीं क्यों ज्वाइन कर रहे हैं। सो बेटे ध्यान से सुनो, शाबाश। आर्टिकल को बीच में छोड़ के एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको बेटे। पंजाब को छोड़कर बाकी सारी स्टेटों में सीबीएसई के फॉर्म्स, जो सीबीएसई के फॉर्म्स है, वो कल 29 अगस्त से भरे जा रहे हैं। फाइनल एग्जाम के 10th के भी +2 के। पंजाब के थोड़े से लेट हो जाएंगे, आपको पता है फ्लडेड हो चुकी है हमारी स्टेट, तो इसलिए सीबीएसई अपने एग्जाम लेट नहीं करने वाला। आपने ये नहीं देखना कि स्कूल लग रहे हैं कि नहीं, आपने अपनी प्रेपरेशन शुरू कर देनी। ठीक है, शाबाश। सभी बंदों का अपना स्ट्रगल होता है, किसानों का अपना स्ट्रगल है, वो बेचारे पानी निकालने में लगे, वो आपका अपना स्ट्रगल है, आपका स्टडी वाइज है, तो शाबाश। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, ये साइंटिस्ट कहता कि आई कंडक्टेड अल्फा स्कैटरिंग गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट। हमने कहा जी अच्छा ठीक है, मान लेते हैं आपकी बात। कहता मैंने उसकी कुछ ऑब्जर्वेशंस करी, नोटेड डाउन दी ऑब्जर्वेशंस। हमने कहा जी चलो ठीक है, करी होगी आपने। कहता ये मैं ऑब्जर्वेशंस कौन कौन सी है बाद में बताऊंगा, लेकिन इन ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेसिस जो एटॉमिक मॉडल मैं आपको बता रहा हूं वो ऐसे है। तो हमने कहा भाई चलो, आपकी एक पेंडिंग बात है कि ऑब्जर्वेशंस क्या हैं और ये एक्सपेरिमेंट करा कैसे था, ये तुमने अभी हमें बताना है, लेकिन तुम अपना मॉडल सजेस्ट करो पहले क्या करते हो। कहता मेरा जो मॉडल ऑफ एटम है उसके अंदर आप ये मानो कि जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वो एक सेंटर वाली जगह पे बैठा हुआ है एटम के। एटम इज ए सफियर। ठीक है, पीछे पीछे थॉमसन साइंटिस्ट ने भी सफियर ही बोला था, इसने भी सफियर ही बोला। कहता फिर इसके इर्द गिर्द कुछ ऑर्बिट बने हुए हैं जहां पर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। हमने कहा ओके भाई, तो क्या कहना चाहते हो, बताओ तो सही एक्सप्लेन करके। उसने बोला कि जो ये साइडों पे रास्ते बने हुए हैं सर्कुलर, और वो उनको मैं ऑर्बिट कहूंगा। हमने कहा ठीक है। उसके ऊपर जो पार्टिकल्स घूम रहे हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। हमने कहा जी मान लेते हैं। कहता है जो सेंट्रल पोर्शन है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। हमने कहा जी ओके। कह रहा है जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है और सारे इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव चार्ज है
उनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होता है। यानी हमने बोला भी तुम भी यही कहना चाहते हो कि एटम न्यूट्रल होता है जैसे थॉमसन ने बोला था। रदरफोर्ड कहता है यस, मेरा मॉडल भी यही कह रहा है कि एटम न्यूट्रल होता है। ओके, तो हमने कहा भी लिख लेते हैं। तुमने ये बोला एटम न्यूट्रल है, और तुमने ये भी बोला कि ये सफेरिकल शेप। ओके, और क्या बताना चाहते हो? कह रहा है अगर इस एटम को तोल के देखा जाए या मास देखा जाए तो इसका मैक्सिमम मास सेंटर पे ही पड़ा होता है। यानी न्यूक्लियस इज वेरी वेरी मासिव इन कंपैरिजन टू एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट और एटम के अंदर वाला पार्ट, ध्यान से सुनो, एटम के अंदर वाला पार्ट और न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट, उसको बोलते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। ये यहां से लेके यहां तक कह सकते हो। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो कहता है ना, उसमें अगर आप मेरे से मास पूछो, वो ना के बराबर है, नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू वेरी मासिव न्यूक्लियस। ठीक है, और कुछ बात? कहता नहीं, बस यही बात है। तो रदरफोर्ड ने हमें एटॉमिक मॉडल बता दिया। अब हमने उससे दो क्वेश्चन करे। भी पहले तो ये बताओ कि तुमने एक्सपेरिमेंट क्या करा, उसकी ऑब्जर्वेशंस क्या। वो हमसे पूछता है कि बताओ मेरा मॉडल एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है। हमने कहा बाद में बताएंगे एक्सेप्टेड है कि रिजेक्टेड है, पहले तुम अपना बताओ एक्सपेरिमेंट कैसे करा और तुम्हारी क्या ऑब्जर्वेशंस थी। तब रदरफोर्ड ने हमें क्या बोला बच्चे? रदरफोर्ड बोलता है कि मैंने एक बहुत पतला सा गोल्ड का फॉयल लिया, गोल्ड का फॉयल। हमने बोला कोई और मेटल का भी ले सकते हो, सिल्वर का, एल्यूमिनियम का। कहता है ले सकते हैं, लेकिन जिस फॉयल से मैंने एक्सपेरिमेंट करा वो मैं आपको बता दूं। हमने कहा ओके। तुमने गोल्ड का फॉयल लिया, कितना मोटा लिया? कहता आपने वो देखा है कभी हलवाई की दुकान से बर्फी ली हो, उसके ऊपर सिल्वर का पतला सा वर्क लगा होता है, उतना पतला। मैंने कहा ओके। और कहता है यहां पर मैंने एक कैविटी रखी हुई है और उसके अंदर एक सोर्स रखा हुआ है। हमने कहा जी ओके। तो ये जो तुम्हारी कैविटी है किस चीज, ये जो तुम्हारा एनक्लोजर है, ये किस चीज का बना हुआ है? कहता लेड का बना हुआ है। हमने कहा क्यों? कह रहे यहां से जो सोर्स से अल्फा पार्टिकल निकलेंगे उसको ये लेड मेटल पीछे नहीं जाने देगा। हमने कहा और मेटल भी रख सकते हैं? कहता नो, लेड मेटल की डेंसिटी इतनी हाई होती है कि अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल निकलने नहीं देती। जिधर से हमने सुराख छोड़ा हुआ है उधर को ही जाएंगे अल्फा पार्टिकल, ऑरिफाइस की तरफ। ऑरिफाइस में सुराख। तो ये सोर्स है, ऐसे जो टीचर ने लिखा है, ये किसका सोर्स है बेटे? रदरफोर्ड ने क्या बताया? सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल बेसिकली He24, ये अल्फा पार्टिकल्स। हमने कहा ओके, फिर क्या किया? कहता मैंने इस अल्फा पार्टिकल को निकाला। हमने कहा ठीक है, ये आ गई तुम्हारी बीम। कहता इतनी मोटी बीम नहीं निकालनी। हमने कहा कि क्या करना है फिर, पतली कैसे करोगे? कहता मैं यहाँ पर एक लेड की शीट रखूंगा और उस लेड की शीट में बहुत छोटा सा सुराख रखूंगा। हमने क्या, उससे क्या होगा? कहता जो मोटी बीम आएगी वो सुराख में से पतली सी निकल पाएगी, और आपको पता है लेड की जो मेटल है वो अल्फा पार्टिकल्स को रोक लेगी। यानी कि साइंस की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्लिट ऑफ लेड, स्लिट ऑफ लेड। हमने कहा जी ठीक है, फिर क्या कहना चाहते हो? कहते उसमें से ये पतली सी अल्फा पार्टिकल की बीम गई 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 और गोल्ड फॉयल की तरफ टकराई। डन। बाद में क्या क्या हुआ जी? कहता मैंने ना इसकी बैक साइड पर
एक स्क्रीन रखी हुई थी, जो कि स्क्रीन है जिंक सल्फाइड की, ZnS, जिंक सल्फाइड। हमने कहा भाई इस स्क्रीन में क्या खासियत है? कहते हैं इसकी खासियत यह है, इसके ऊपर जहां पर इलेक्ट्रॉन जाके टकराएंगे वहां पर चमकदार निशान पैदा हो जाएगा। और साइंस की लैंग्वेज में, अगर इलेक्ट्रॉन यहां पर टकराया मान लो, और यहाँ शाइनिंग बन गई, शाइनिंग स्पॉट बन गया, उस स्पॉट को बोलते हैं स्किंटिलेशन। स्किंटिलेशन। हमने कहा जी चलो ठीक है, यानी तुम ये इसलिए जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगाई है ना, ताकि तुम ये देख सको कि अल्फा पार्टिकल कहां कहां टकराते हैं। कहता है यस, दैट इज द वे। जब स्किंटिलेशन स्पॉट बन जाएंगे तो मेरे को पता लगेगा अल्फा पार्टिकल्स कहां से टकराए। हमने कहा जी बताओ फिर क्या हुआ? कहता है इसके अंदर क्या हुआ, मैं आपको मैग्नीफाइड फिगर बना के बताता हूं। हमने कहा जी बताओ। कहता मान लीजिए अल्फा पार्टिकल्स की ये जो पतली सी बीम है, आपने इसको मैग्नीफाइड कर दिया, मान लीजिए ये ऐसे ऐसे मोटी करके दिख रही। तो कहता मैंने क्या देखा, जो इस सेंटर वाले पोर्शन के नजदीक से अल्फा पार्टिकल की रेस जा रही थी, वो ज्यादा बेंड होगी बाहर को। हमने कहा ऐसा तो इधर से भी होगा? कहता यस, जो पास से जाएगी वो ज्यादा बेंड होगी बाहर को। कह रहा है जो एटम के सेंटर से थोड़ा परे को जाएगी ना, परे को, वो कम बेंड होएगी। हमने कहा ओके, तो जो परे को जाएगी वो कम बेंड होएगी। हमने कहा अच्छा, एक चीज और बताओ, कुछ रेस बिल्कुल सीध में भी तो चले जाएंगी? कहता है यस, जो बिल्कुल सीध में जाएंगी, जैसे कि हम इसको येलो कलर से दिखा देते हैं। अरे, ये येलो कलर से जो गई, कहता वो अपना रास्ता वापस भी कर लेती। ओके, तो हम कैच कर ले। कहते जब ये इधर जाके टकराएंगी, इधर जाके, तो मतलब कि कुछ रेज यहाँ टकराएंगी, कुछ यहाँ टकराएंगी, काफी सारी सीधी निकल जाएंगी, एक इक्का दुक्का वापस भी आएंगी। तो कहते हैं ये सारी चीजें जब मैंने एक्सपेरिमेंटली कंडक्ट करी, तो मैंने ये देखा जो बिल्कुल सेंटर में जा रही है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को टच नहीं करती, सेट थोड़ा सा पहले ही वापस आ जाती। हमने कहा क्यों भाई? कहता आपको पता नहीं है अल्फा पार्टिकल के ऊपर कौन सा चार्ज है? हमने कहा पॉजिटिव। कहता पॉजिटिव चार्ज को वापस कौन भेज सकता है? कहता है सिमिलर चार्जेस रिपेल नीचे था, पॉजिटिव ही भेजेगा। हमने कहा अगर इसीलिए तुम न्यूक्लियस को पॉजिटिव कह रहे हो? कहता है यस। हमने कहा ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि अल्फा पार्टिकल इसकी तरफ गया और न्यूक्लियस उससे रिपल्शन करके खुद आगे को चला जाए? कहता है इसीलिए तो मैं उसको मासिव कह रहा हूं, वो पॉजिटिवली चार्ज भी है और मासिव भी है। इतनी स्पीड से आ रहा अल्फा पार्टिकल भी उसको हिला नहीं पाता, बल्कि उससे रिपल्शन फेस करते हुए वापिस चला जाता। तो हमने कहा भाई ये तो ऐसे बात होगी जैसे एक एक माउस को एलिफेंट पे गुस्सा आ गया हो, और एलिफेंट के पास जाके उसको एहसास आ गया हो कि पंगा कहाँ ले गया, और एकदम से डर के वापिस। कहता बस वैसे ही समझो। तो अल्फा पार्टिकल ऐसे गया पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूक्लियस को परे धकेलने की बजाय सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, खुद ही वापस आ गया। तो भाई बहुत अच्छी। हमने पूछा ऐसे कितने होते हैं पार्टिकल? कहता बहुत कम होते हैं, जितने मैंने टोटल छोड़े थे उसमें इक्का दुक्का वापस आते। मगर हमने कहा बाकी? कहता बाकी जो दूर दूर से निकल जाते हैं वो तो सीधे ही निकल जाते हैं, और कुछ एटम्स के प्रभाव में आ जाते हैं, वो मैंने बता दिया। जो यहां से अल्फा पार्टिकल जाएगा उसको ज्यादा रिपल्शन मिलेगी, जो न्यूक्लियस के पास ज्यादा रिपेल हो जाएगा व्हाइट व्हाइट लाइन की तरफ। अब ये देखो ब्राउन लाइन वाली, ब्राउन लाइन को देखो, जो थोड़ा दूर से गुजरेगा वो उसको कम रिपल्शन मिलेगी, वो थोड़ा कम रिफ्लेक्ट होगा। तो कहता है यहां से मैंने अंदाजा लगाया कि साइडों वाला जो पोर्शन है वो मोस्टली खाली है, सबसे ज्यादा भार सेंटर में भरा हुआ। ओके, तो उसने अल्फा एक्सपेरिमेंट कैसे किया और उसकी ऑब्जर्वेशंस हमें बताई, उसी ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड उसने बोल दिया साइडों पे ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, उनका टोटल चार्ज नेगेटिव क्यू और सेंटर पे पड़े हुए पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस के क्यू के बराबर, बट अपोजिट इन पोलैरिटी होगा।
ओके, तो ये उसने बात बताई। अब आप मेरे को बताओ, इतनी मेहनत के बाद जो उसने ये मॉडल बताया हमें, वो बेटे बताओ, आज की नॉलेज के मुताबिक ये मॉडल रिजेक्टेड है या एक्सेप्टेड है? शाबाश बताओ, रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड, कौन बच्चा बताएगा? बेटे आपने एक ही वर्ड बोला, या रिजेक्टेड या एक्सेप्टेड। इसमें डरने वाली क्या बात है? गलत भी हो गया तो क्या? बताओ शाबाश, वेदर दिस मॉडल इज रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड। रिजेक्टेड सर। रिजेक्टेड, शाबाश। तो ये वाला रिजेक्टेड है। अब हमने कहा भाई देखो, रदरफोर्ड को पहले तो दी शाबाश, तुमने इतनी मेहनत करके हमें यह बताया, थॉमसन से तो अच्छा मॉडल ही दिया है। लेकिन उसने हमसे क्वेश्चन पूछा, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन कि आपने मेरा मॉडल क्यों रिजेक्ट कर दिया? उसने हमसे पूछा। तो हमने उसको कमी पेशी बताई, वाई। हमने कहा भी देखो, सबसे बड़ी कमी तो ये है, पहले तुम ही बताओ, दुनिया में काफी सारी चीजें स्टेबल है? कहता हाँ स्टेबल है, जैसे ये पत्थर पड़ा है तो काफी सालों तक पत्थर पड़ा ही रहता है। हमने कहा ओके, तो कोई भी चीज किसकी बनी होती है? कहता एटम्स की। अगर पत्थर स्टेबल है तो उसका एटम भी स्टेबल होना चाहिए। कहता यस। हम कहेंगे सॉरी, आपके द्वारा बताया गया जो एटम का मॉडल है वो स्टेबल ही नहीं है, तो इसके ऊपर बेसिस आप किसी चीज के स्टेबल होने को कैसे एक्सप्लेन कर दोगे? कहता मेरा मॉडल स्टेबल ही है, कैसे कह सकते हो? हमने उसको फिर ऐसे जवाब दिया, हम कहेंगे आपका जो ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस है रदरफोर्ड जी, आपने उसके इर्द गिर्द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन घुमाया, घुमाया कि नहीं? कहता हाँ जी घुमाया। तो आपको ये भी पता होगा कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। कहता यस। तो हमने कहा जी, आपका घूमता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है ना, अगली बार उसी रेडियस से नहीं आएगा, घूमता घूमता उसका रेडियस कम हो जाएगा, और अगले ऑर्बिट में कम हो जाएगा, और रेडियस कम हो जाएगा। तो फाइनली तो आपका इलेक्ट्रॉन स्पाइरल पाथ फॉलो करता हुआ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस में क्लैप्स हो जाएगा। आप ही बता दो रदरफोर्ड जी, अगर ये क्लैप्स नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? क्या नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस की अट्रैक्शन मिलेगी? हाँ जी मिलेगी। क्या मूव करता हुआ चार्ज अपनी एनर्जी धीरे धीरे कम नहीं करता? हाँ जी करता है, क्योंकि एक्सेलरेटेड जो चार्ज होता है वो हमेशा वेव्स छोड़ता है। एक्सेलरेटेड चार्ज तो है ही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ता है तो घूमते हुए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम हो रही है, मतलब वो स्लो पड़ रहा है, तो स्लो पड़ता पड़ता वो अंदर को अट्रैक्ट हो जाएगा जी। तो धीरे धीरे ये स्पाइरल चार्ज न्यूक्लियस में गिरेगा कि नहीं? जैसे ही रदरफोर्ड को बाकी साइंटिस्टों की गेट टुगेदर ने ये क्वेश्चन पुट करा, तो बेटे वो जवाब नहीं दे सका। इसलिए रदरफोर्ड के मॉडल को इनस्टेबिलिटी की कमी की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। तो कहने का मतलब यह हुआ, मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ इट्स फॉर्म। जो भी तुम फॉर्म कह रहे हो, रदरफोर्ड को बोला कि क्या तुम इसको एक्सप्लेन कर सकते हो, तो वो फाइनली सरेंडर कर गया जी, मैं नहीं कर सकता। ठीक है। अब मेरे बच्चे बताओ, क्या आपको रदरफोर्ड के ऊपर अगर क्वेश्चन आ जाए कि बेटे व्हाट इज रदरफोर्ड atomic model, what are its features, these features are based on what experiment, and what are the observations of experiment,
what is the apparatus of the experiment, why this model suggested by Rutherford is rejected। ठीक है बेटे, तो क्या इतना बड़ा क्वेश्चन अगर मैं 4 मार्क्स का डाल दूं तो क्या बेटे वो आप उसको एक्सप्लेन कर पाओगे कि नहीं। जो बच्चे कहते हैं एक्सप्लेन कर पाएंगे वो स्माइलिंग इमो छोड़ सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, शाबाश। स्माइलिंग फेस छोड़ सकते हैं या थम्स अप का सिंबल छोड़ सकते हैं। गॉट इट, बोल के बताओ, हैव यू अंडरस्टूड। इफ द क्वेश्चन इज लाइक व्हाट इज रदरफोर्ड मॉडल, व्हाई इट वाज रिजेक्टेड, ऑन व्हाट एक्सपेरिमेंट इट वाज बेस्ड। शाबाश, अश्विन का थम्स अप आ, क्या होगा? बाकी बच्चे भी मेरे को पॉल, हाँ थम्स अप आया, ये देखो कितने सारे थम्स अप आ, वेरी गुड वेरी गुड। ये आते हैं ना भाई, टीचर दूर खड़ा होता है ना अपने आप को बच्चे, तो इसलिए चंचल का भी आ गया, देखो मेरे को सुखनूर, अश्नीत, थैंक यू थैंक। आपका थम्स अप तो हमें चाहिए ही होता है टीचरों को, वरना हमें पता कैसे लगेगा हमारे प्यारे प्यारे बच्चे को समझ आ गया कि नहीं आ गया। ओके, अब यहाँ पर कुछ एडिशनल बातें। कौन सी बातें सर। मैंने आपको क्या बोला था कि अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस से टच में नहीं होता, एक पर्टिकुलर जगह से वापिस आ जाता है, वापिस। ओके, तो अब बच्चा बोलता है सर वो जो डिस्टेंस रह जाएगा उसको आप क्या बोलते हो, ध्यान से सुनो। अगर ये न्यूक्लियस का सेंटर है तो अल्फा पार्टिकल यहां से मुड़ आता है, अल्फा पार्टिकल, और ये न्यूक्लियस का, एटम का सेंटर नहीं बोल रहा, याद रहे, न्यूक्लियस का सेंटर। तो कितनी दूरी तक ये पहुंच सका बेटे, इसको आर नॉट से लिखते हैं। जानते हो इस आर नॉट को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जितना ज्यादा नजदीक पहुंच सका वो वाला गैप। बस इसी को इंग्लिश में लिख दो, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट, नजदीक से नजदीक, एंड दिस इज व्हाट योर अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हमने बोला रदरफोर्ड जी, क्या आप हमें ये बता पाओगे कि ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कितना निकलेगा। कहता बता तो सकता हूँ, थोड़ा मैथमेटिकली जाना पड़ेगा। मैंने कहा बताओ जी क्या है मैथमेटिकली बताओ। कह रहा आपको पता है कि जब अल्फा पार्टिकल यहाँ पहुंचा होगा उसको हम Q1 ले लेते हैं, और ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड गोल्ड के एटम का न्यूक्लियस है इसको Q2 ले लेते हैं। हमने कहा ठीक है। कहता है इन दोनों चार्जेस ने एक सिस्टम बनाया। हमने कहा ओके, सिस्टम बना दिया। कहता है एक Q1 चार्ज है, एक Q2 चार्ज है, दोनों में गैप हो गया आर नॉट। और आपको पता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर के मुताबिक सिस्टम ऑफ द टू चार्जेस स्टोर्स एनर्जी which is called as electrostatic potential energy, electrostatic potential energy। हमने कहा बिल्कुल सही जी। कहता है इसका फार्मूला क्यूलम्स कांस्टेंट, फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज डिवाइडेड बाय आर नॉट। याद रहे आर नॉट का स्केयर नहीं करना होता बेटे आपने कभी, अगर ये स्केयर करते हैं तब तो ये फोर्स का फार्मूला बन जाता है, क्यूलम्स, क्यूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। स्केयर नहीं करते तो ये एनर्जी का बन। फिर उसने बोला आप मानोगे ये अब यहाँ पर पहुंचा तो चार्ज मोमेंटरली रुका होगा, अल्फा पार्टिकल फिर ही वापस आया होगा। उनका नेचुरल है जब चीज ने वापस जाना है तो वहां मोमेंटरली रुक के ही वापस आएगा। कहता ठीक है। अब इसका मतलब कहता आप मानोगे कि जो वो अल्फा पार्टिकल था आगे जाते जाते स्लो पड़ता गया। हमने कहा जी यस, न्यूक्लियस भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, स्लो पड़ता 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 यहाँ से मोमेंटली रुका, एकदम शूट होके वापिस आ गया। कहता है यस, इसका मतलब है अल्फा पार्टिकल जितनी भी काइनेटिक एनर्जी से जा रहा था वो धीरे धीरे कम हो रही थी क्योंकि उसकी वेलोसिटी कम हो रही थी। और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। हमने कहा बिल्कुल सही, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल तो ठीक है इतना ही रहेगा लेकिन वेलोसिटी जरूर कम होती जाएगी। कहता है यस, जितनी काइनेटिक एनर्जी से आपने अल्फा पार्टिकल फेंका था यहाँ पर रेस्ट होने पर वो जीरो होगी। यानी लेकिन
वहां पर Q1 और Q2 ने एक सिस्टम ऑफ चार्जेस बना दिया। सिस्टम में एनर्जी स्टोर होती है बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक पोजीशन, और उस एनर्जी को बोलते हैं जो पोजीशन की वजह से होती है पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि इसमें बिजली का रोल है, चार्जेस का रोल है, इसलिए हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्ड लगा दिया। अब बच्चा समझ गया सर, इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक यही एनर्जी काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हुई है। टीचर सेज यस, तो रदरफोर्ड सेज यस। इसका मतलब कहता, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच निकालने के लिए इन दो फार्मूलों को आपस में इक्वेट करना पड़ेगा। देयरफॉर के Q1 Q2 अपॉन R नॉट इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। m क्या है? मास ऑफ अल्फा पार्टिकल बेटे, तो R नॉट को निकालना है हमने, उधर ले जाओ। तो R नॉट राइट, 2 को इधर ले आते हैं, m अल्फा v स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस के Q1 Q2। तो R नॉट कितना है बेटे? ट्वाइस के Q1 Q2 अपॉन m अल्फा v का स्क्वायर। तो इस फार्मूले से आपको डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच मिल गया। लेकिन 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 इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आपको अभी भी करनी है, तभी जाकर आप इसको कर पाओ। अगर आपने इतना कर दिया और 3 मार्क्स का क्वेश्चन हुआ, तो आपको वो 2 मार्क्स देके निकल जाएगा, 1 नंबर काट लेगा। क्यों? क्योंकि आपको बताना पड़ेगा कि जो Q1 चार्ज जा रहा था, देखो इधर से ध्यान से देखो टीचर क्या लिख, आपको लिखना पड़ेगा वेयर Q1 जो चार्ज जा रहा था वो चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल है, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल ट्वाइस ई के बराबर होता है, और वेयर ई की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 क्यूलम। लेकिन ये चार्ज पॉजिटिव होगा, ये याद रखो। हमने कहा ठीक है। फिर आपको ये भी बताना पड़ेगा बेटे कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका मास कितना है। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल जब आप उसको बोलोगे तो आपको बोलना पड़ेगा कि अल्फा पार्टिकल को आपने ऐसे लिखा था, ऊपर वाला मास होता है 4, अकेला 4 लिख दोगे गलत, 4 AMU लिखना पड़ेगा, एटॉमिक मास यूनिट। साथ में ये भी बताना पड़ेगा 1 AMU इज इक्वल टू 1.672 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 27 kg, क्योंकि ऐसा यूनिट में जाना है। फिर वो कहता है Q2 को क्या पुट करोगे, तो हम कहेंगे कि Q2 उस न्यूक्लियस का चार्ज है जो उस एटम का न्यूक्लियस है जिसका फॉयल बना हुआ था। कहता ओके, फॉयल तो आपको पता होना चाहिए गोल्ड का बना होता है। हमने कहा हाँ जी सर। तो कहता फिर गोल्ड का फॉयल है तो इसका मतलब ये हो गया चार्ज ऑन न्यूक्लियस ऑफ एटम ऑफ गोल्ड। हमने कहा यस, क्योंकि आपने गोल्ड की मेटल यूज करी है तो यस। अगर कोई और यूज करी होती रदरफोर्ड ने तो और कोई। कहता कितना होता है? हमने कहा सर 79 होता है। 79 आपको पता होना चाहिए, 79 एटॉमिक नंबर होता है जेड। और लेकिन ये तो जेड हुआ, हम तो चार्ज पूछ रहे हैं। तो 79 एटॉमिक नंबर है, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। तो चार्ज की क्या वैल्यू होगी? 7, चार्ज की होगी जेड ई, मतलब 79 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 क्यूलम। क्योंकि एक प्रोटॉन के ऊपर इतना ही चार्ज होता है और न्यूक्लियस में प्रोटॉन होते हैं। अब वो बोलेगा फिर क्यूलम्स कांस्टेंट भी पता होना चाहिए। हमने कहा सर वो भी पता है, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर क्यूलम स्क्वायर, ये भी पता है सर। अब सिर्फ एक ही बात बची, वो कहेगा कितनी वेलोसिटी से आपने अल्फा पार्टिकल थ्रो करा लेड की कैविटी में से गोल्ड फॉयल की तरफ, वो नोट कर लो।
हमने कहा कर लेंगे। कहता जैसे ही उस वेलोसिटी को आप यहाँ पुट करोगे तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच पता लग जाएगा। हमने कहा जी बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन उसने, रदरफोर्ड ने बोला कि जब मैंने ये काइनेटिक एनर्जी थ्रो करी थी तो मैं अपनी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बता सकता हूं जब एक्सपेरिमेंट करा था। हमने कहा बोलो सर। कहता मेरी जो एनर्जी थी आपने याद रखना है वाई 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। हमने कहा सर ये क्या हो गया, हमने तो जाउल में सुनी एनर्जी। कहता पहले इसको ऐसे करो, 5.5 इंटू 10⁻⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया, यानी मेगा का मतलब 10⁶। फिर हमने पूछा हमें तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी नहीं पता कितना होता है। कहता 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब ऐसे यूनिट में आ गए, हाँ जी आ गए, इसको पुट कर सकते हो। यानी कि रदरफोर्ड ने कितनी काइनेटिक एनर्जी के साथ अल्फा पार्टिकल छोड़े थे वो भी आ गया। तो जब हमने इनको इक्वेट करा तो ये सारी चीज हमें पता लग गई। क्यूलम्स कांस्टेंट हमें पता लग गया, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज हमें पता लग गया, गोल्ड के न्यूक्लियस पे चार्ज हमें पता लग गया। तो एक ही पैरामीटर बचा आर नॉट जो कि अननोन है, उसको हम आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। तो कल को मेरे बच्चों को अगर पेपर में क्वेश्चन आता है वर्थ 3 मार्क्स, हाउ दी साइंटिस्ट रदरफोर्ड was successful to tell the radius of nucleus, तो आप कहोगे he estimated the radius of nucleus by distance of closest approach, and to calculate this closest approach he equated the potential energy with the kinetic energy of projected alpha particles. Putting the data of experimentation R naught was calculated. जिन बच्चों को डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच यानी कि न्यूक्लियस के रेडियस का आइडिया लग गया कि कैसे रदरफोर्ड ने बताया था, समझ आ गया हो, वो मेरे को बेटे थम्स अप का सिंबल रिलीज कर सकते हैं स्क्रीन पे। शाबाश, एकदम से एकदम से। मेरे को इतनी खुशी होती है कि मैं अपने बच्चों को उनके घरों में बैठे हुए भी सक्सेसफुली बता पा रहा। स्कूल में और बात होती है बेटे, स्कूल में तो टीचर का डिसिप्लिन होता है, आपको सुनना ही पड़ता है। लेकिन घर से भी इतने बच्चों को समझ आ गया। अरे देखो कितने नए नए बच्चों के नाम आ रहे हैं, नवदीप आ रहा है, जस्मीन आ रहा है, पहले भी इतने सारे नाम गए, गुरनीत। शाबाश। मैं आपको कहानी सी बना के छोड़ बताता होता, रदरफोर्ड ने बोला, क्या बोला, हमने बोला। तो इस तरह से बच्चे को थोड़ा सुनने में इंटरेस्ट आ जाता है। शाबाश। तो इस तरह से हमने 2 आर्टिकल कंप्लीट करे। अब रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक एक एडवांस क्वेश्चन भी आ जाता है कभी कभी, एडवांस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो वो क्या है बेटे क्वेश्चन, बताना चाहिए मेरे को। सुनो, उसका नाम है इम्पैक्ट पैरामीटर। इम्पैक्ट पैरामीटर। किसी बच्चे को पता है इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है? एनीबॉडी? रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में नहीं पता, कोई बात नहीं, समझ आ जाएगा बच्चे। लेकिन मेरे को ये ईमानदारी से बताना समझने के बाद कि समझ आ गया थे। देखो बेटे, इस साइंटिस्ट ने बोला कि मान लीजिए ये एटम है। हमने कहा जी ठीक है। कहता मान लीजिए ये न्यूक्लियस है सेंटर में। वैसे मैं आपको बताऊं, इस बंदे से पूछा कि ये न्यूक्लियस का एस्टिमेटेड साइज क्या होता है पूरे एटम के हिसाब से। कहता इमेजिनेशन बताता हूं आपको, फुटबॉल के ग्राउंड के बिल्कुल सेंटर में, फुटबॉल के ग्राउंड के, फुटबॉल के सेंटर नहीं, फुटबॉल के ग्राउंड के सेंटर में आप एक मटर का दाना रख दो। जो हरे रंग का मटर होता है, आलू मटर की सब्जी हम खाते हैं, हरे रंग का मटर, पी, पी ग्रेन, उसको सेंटर में रख दो।
वो जो मटर का दाना है वो न्यूक्लियस बताता है, और जो ग्राउंड है उसके डायगोनल का हाफ लेकर अगर सफियर ड्रा कर दें तो वो सफियर पूरे एटम का साइज, इतनी रेशियो होती है बेटे फर्क। यानी कि सारे का सारा मास सेंटर में ही कंसंट्रेटेड होता है। अब सुनो, जब इस न्यूक्लियस के भी सेंटर के सामने से एक स्ट्रेट लाइन लगाई तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर एक्सिस। ओके, कहता है न्यूक्लियर एक्सिस के पैरेलल सारी अल्फा अल्फा रेस जा रही थी पैरेलल। हमने कहा बिल्कुल जी, कहता है उनमें से कोई एक एक रेस सोचो। हमने कहा चलो जी ये आ गई, एक अल्फा पार्टिकल जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है, यहाँ गया। कहता अब यहाँ क्या आएगा। हमने कहा जी सिंपल है, यहाँ ये भी पॉजिटिव है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव है, तो रिपल्शन होनी है। तो उसने जाना तो इधर था, लेकिन रिपल्शन की वजह से वो ऐसे मुड़ गया। कहता यस, आगे जाके वो जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे टकराएगा। कहते हैं ये जो एंगल से मुड़ा है जिसको आप पिंक कलर से शो कर रहे हो, तो व्हाइट कलर से, इसको आप एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन बोलोगे। हमने कहा ठीक है सर, हेडिंग तो कुछ और ही था, हम तो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन नहीं पूछना चाहते, हम तो इम्पैक्ट पैरामीटर पूछना चाहते। कहता है यस, दोनों येलो डॉटेड लाइन और व्हाइट लाइन के बीच में जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है जिसको टीचर पिंक कलर से शो कर रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल डाल के यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल डाल, इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को बी बोलते हैं, बी। इसी को इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, इसी को इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, बी। द गैप बिटवीन द स्ट्रेट लाइन प्रोपगेशन ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द पैरेलल न्यूक्लियर एक्सिस ऑफ द एटम। तब इसने हमें बताया बेटे, आपको पेपर में ये इम्पैक्ट पैरामीटर का फॉर्म वेल पूछ सकता है फार्मूला क्या है। ठीक है, तो ये जो इम्पैक्ट पैरामीटर का फार्मूला है इसकी डेरिवेशन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसका सिर्फ फार्मूला है। सभी बच्चे पेन कॉपी लेके इसको नोट कर लो। तो इसका फार्मूला क्या होता है बेटे, यहाँ पर क्यूलम्स कांस्टेंट जिसकी वैल्यू मैं आपको बता चुका हूं, यहाँ पर जेड, जेड मैंने एटॉमिक नंबर, जैसे कि अगर ये गोल्ड का है तो 79 लेना पड़ेगा, और ई का मतलब होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इसका स्केयर लेना है, और यहाँ पर कॉट ऑफ हाफ ऑफ द एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन लेना है। इस फार्मूले की डेरिवेशन होती थी पहले सिलेबस में, अब नहीं रही सिलेबस में डेरिवेशन, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा। और डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रोजेक्टेड, ये लिखना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं फार्मूला फॉर इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, और इस रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने एक और खास बात बताई थी बेटे, वो भी आपको याद होनी चाहिए। वो कहता कितने पार्टिकल्स ने कितना पर्टिकुलर एंगल शो करा, उसके बारे में आप एक ग्राफ भी याद रखो। हमने कहा जी बताओ। कहता अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप इधर रख दो और एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन की वैल्यू आप इधर रख दो, तो जो आपका ग्राफ होएगा उस ग्राफ की शेप रेस्ट चेयर की तरह होगी। रेस्ट चेयर की तरह। तो हमने कहा सर इसका मतलब ये हुआ जिनका थीटा कम है, देखो इतना लगा लेते हैं थीटा, थीटा की वैल्यू अगर थीटा डैश ले लेते हैं पर्टिकुलर वैल्यू कम है, तो यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ग्राफ को यहां कट करा, तब फिर एन डैश की वैल्यू भी काफी हाई हुई। कहता यस, जितना जितना आपका एंगल बढ़ेगा ये वाला,
उतना उतना एंगल ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स की गिनती कम होती जाएगी। देखो एंगल बढ़ा दिया मैंने, थीटा डबल डैश कर दिया यहां तक, और ग्राफ ने यहां कट करा, फिर एन डबल डैश कम हो गया। ठीक है, तो कहता है इसका मतलब इसीलिए तुम कह रहे थे कि जो अल्फा पार्टिकल वापस आएगा, यानी कि उसका एन तो जो गया और वापस आ गया उसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन तो 180 डिग्री हो गया। तो 180 डिग्री वाला इक्का दुक्का इसीलिए आप कह रहे थे कि जब एंगल बढ़ जाएगा 180 डिग्री के तो यही ग्राफ कट हो जाएगा, तो बहुत कम आएंगे पार्टिकल। ठीक है, राइट। अगर कोई बच्चा पूछे सर आप रेशो बता सकते हो, 8,000 पार्टिकल के पीछे अगर 8,000 अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल की तरफ छोड़े तो उनमें से लगभग एक अल्फा पार्टिकल वापस जाता है, एक अल्फा। तो जिन बच्चों को ये ग्राफ और इम्पैक्ट पैरामीटर समझ आ गया, वो मेरे को लेक्चर के आखिर में थम्स अप का सिंबल दे सकते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। अब हम जाने से पहले सिर्फ उन फोटोज को देखेंगे एक बार जो मैंने मेमोरी में स्टोर कर दिया बोर्ड की। शाबाश बच्चे, थैंक यू सो मच। उनको एक बार देखेंगे और फिर वापस चले जाएंगे। देखो एक हमने आज ये सीखा, ट्राई टू, ये सीखा, सब याद होगा मेरा ख्याल। फिर हमने ये सीखा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच वाला पॉइंट सीखा मैथमेटिकली। फिर हमने ये सीखा, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल सीखा बेटे सारा, क्या ऑब्जर्वेशंस, कैसे उसने एक्सपेरिमेंट करा, क्यों रिजेक्ट हुआ। फिर हमने ये भी सीखा थॉमसन मॉडल। जिन बच्चों को आज का पूरा लेक्चर समझ आ गया वो वाइंड अप मैं करने लगा हूं, एक बार मुंह से माइक ऑन करके बोल दोगे यस सर, इस बार बोल के जवाब दे। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगली बार मिलते हैं। शाबाश। Thank you.